अच्छा जी, अब तक हमने टैक्स के जो है वो 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हमने इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की, सॉरी, हमने यूके सिस्टम की बात की, हमने टैक्स कंप्यूटेशन की बात की। उसके बाद हमने नॉन सेविंग इनकम के 4 हेड्स को जो है वो डिस्कस किया, जिसमें आपका प्रॉपर्टी इनकम था, जिसमें आपका ट्रेडिंग इनकम था, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट इनकम और पेंशन था। तो ये चारों हेड्स को हमने इन डिटेल जो है वो नॉन सेविंग इनकम में डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों का ये काम है कि ओवर दिस वीकेंड, जो वीकेंड आ रहा है, आप लोग कोशिश करें कि इन सातों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को फ्रॉम योर स्टडी टेक्स्ट जो है कंप्लीट करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप लोग ये प्रैक्टिस करें, ताकि आगे चलने से पहले पहले आपकी ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है आप कह लें ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का चैप्टर जो एग्ज़ाम है वो कवर कर लिया है इन 7 चैप्टर्स में से। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इस वीकेंड पर आपने इनके क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज़ ना समझ में आए आप उसकी पिक्चर लेके ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और आज हम जी जी। ज़रा थोड़ी बात करनी थी आपसे। पॉसिबल है कि अगर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए? अच्छा, 1 मिनट। जी। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप लोगों ने क्या करना है ओवर द वीकेंड, अपने पिछले तमाम चैप्टर्स, खास करके एम्प्लॉयमेंट चैप्टर और अपने जो आपका ट्रेडिंग है उसके ट्रेडिंग और एम्प्लॉयमेंट के रूल्स को गो थ्रू करना है, एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ट्रेडिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पेंशन में आपने टेपर रिलीफ को जो है वो रिवाइज करना है, और प्रॉपर्टी इनकम को में आपने रेंट रूम रिलीफ वाली जो चीज़ें हैं इनको लाजमी आपने देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आज जिस हम टैक्स की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। याद रखिएगा ये एक सेपरेट टैक्स है, इसका इंडिविजुअल से कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे एक इंडिविजुअल है, चाहे एक कंपनी है, वो आपका वैल्यू एडेड टैक्स या वैट जो है वो देती है। ये वैट वाला जो टैक्स है ये आपका नॉर्मल इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में नहीं आता, इसका हमेशा अलग से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये हो सकता है कि बाकी क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके इसका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बाकी तमाम टैक्सेस से अलग है। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, इसको हम लोग जो है सादा जबान में आपका सेल्स टैक्स भी होता है ये, इसको हम ग्रॉस सेल टैक्स भी कहते हैं, जीएसटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस, इसके अलावा इसको ग्रॉस डोमेस्टिक टैक्स भी जो है इसको कहा जाता है, जीडीटी। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये सारे इसके जो है वो नाम हैं। अब आपको अगर याद होगा तो हमने जो स्टार्ट में हमने जो पढ़ा था, 1 मिनट। हाँ, स्टार्ट में जब हमने टैक्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आपका जो वैट है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऐसा टैक्स जो आपका एंड कंज्यूमर बियर करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने एक चीज इस्तेमाल करनी है तो उस चीज पर लगने वाला टैक्स आप पे करोगे, वो शॉपकीपर जो उस चीज को सेल कर रहा है वो नहीं पे करेगा। फॉर इंस्टेंस, आप एक शॉप पे जाते हो और आप एक शर्ट बाय करते हो, तो उस शर्ट पर आप देखो तो उस शर्ट के टैग पर उस शर्ट की प्राइस भी लगी हुई होती है, और उस पर लगने वाला टैक्स भी जो है वो मेंशन होता है कि लेट्स से इस शर्ट की प्राइस है 15 पाउंड्स और 5 पाउंड्स इस पर जो है वो टैक्स लगा हुआ है, तो टोटल आपने 20 पाउंड्स पे करना है। अब आपके लिए वो शर्ट 20 पाउंड्स की है, 15 पाउंड्स प्लस 5 पाउंड्स, तो क्योंकि वो शर्ट आपने यूज करनी है तो एट द एंड ऑफ द डे आपने ही वो 5 पाउंड्स का टैक्स जो है वो बियर करना होगा। अब शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर आपसे वो 5 पाउंड्स का टैक्स लेकर वो कम जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी है एचएमआरसी उसको जो है वो दे देगा। आपको याद होना चाहिए, सॉरी, आपको याद होना चाहिए कि जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? एचएमआरसी एडमिनिस्टर करती है, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स।
ठीक है, तो याद रखिएगा वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन की टाइप है, ये सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है, इसके अलावा सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इसको सेल्स टैक्स भी कहते हैं, ग्रॉस सेल्स टैक्स भी जो है इसको कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं वैट इज चार्ज बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कोई भी ऐसा बंदा जिस पर टैक्स लगता हो या जो टैक्स पे करता हो। ऑन टैक्सेबल सप्लाईज का क्या मतलब है? वो सप्लाईज जिन पर टैक्स एप्लीकेबल हो, मेड इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस। अब सप्लाईज जो है, सप्लाईज का मतलब होता है चीजें। अब जो यूके में जो चीजें हैं वो दो हेड्स में क्लासिफाई की जाती हैं फॉर दी पर्पस ऑफ वैट। एक होती हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक होती हैं टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, यानी एचएमआरसी ने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की है जो आप एचएमआरसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। डब्ल्यू डॉट आई गेस इसकी है HMRC.gov.uk, इस तरह की कोई वेबसाइट है इसकी, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। उसमें एचएमआरसी ने पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि भाई हमारे जुरिस्डिक्शन में यानी यूके में ये चीजें हैं, इन पर वैट लगेगा, और ये चीजें हैं इन पर वैट नहीं लगेगा। तो जो चीजें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जिन पर वैट नहीं लगता वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होती हैं, जिन पर वैट लगता है उनको टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट में कौन कौन सी हैं? एग्जेम्प्ट में आपकी लैंड आ जाती है, लैंड पे आपको कभी वीएटी नहीं देना पड़ता। इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज जिस तरह ये हम अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, ऑडिटिंग सर्विसेज देते हैं। आपकी एजुकेशन पर वैट नहीं होता, हेल्थ सर्विसेज पर वैट नहीं होता, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर वैट नहीं होता। तो आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं कि ये वो चीजें हैं जिन पर एग्जाम्प्ट या जो वैट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्प्ट है, कि अगर इन केस क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीजें हैं, इनमें से बता दो कौन सी एग्जाम्प्ट है और कौन सी टैक्सेबल है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिन पर वीएटी नहीं चार्ज किया जाता। अब टैक्सेबल सप्लाईज वो होती हैं जिन पर वीएटी चार्ज किया जाता है। अब वीएटी भी तीन तरीके से चार्ज होता है। आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल वीएटी परसेंटेज है जो यूके में यूज होती है वो 20% होती है। यानी यूके में 20% नॉर्मल वीएटी परसेंटेज है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में जो है वो अराउंड 18% है ऑलमोस्ट। तो यूके में जो वीएटी लगता है वो अराउंड 20% हर चीज पे वीएटी लगता है। फॉर इंस्टेंस आप 15 पाउंड की शर्ट खरीद रहे हो, उस 15 पाउंड पर 20% आपको वीएटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने वीएटी का कॉन्सेप्ट, सेल्स टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है F3 और F7 उसमें भी पढ़ा होगा। अच्छा, देखें जी, जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनको फर्दर तीन हेड्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज, एक होते हैं रिड्यूस्ड रेटेड सप्लाईज, एक होते हैं स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज। हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है स्टडी का वो स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज पर डिस्कस किया जाता है। जीरो रेटेड सप्लाईज कौन से होते हैं? ये वो सप्लाईज होते हैं जिस पर वीएटी परसेंटेज जीरो होती है। ठीक है, अब वीएटी परसेंटेज जीरो होने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आपको पहले दो बातें समझनी होंगी। हमारे पास जो वीएटी होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इनपुट वीएटी और एक होता है आउटपुट वीएटी। ठीक है, इनपुट वीएटी जो है इसको हम कहते हैं वीएटी ऑन योर परचेज, या हम कह सकते हैं परचेज वीएटी। और जो आउटपुट वीएटी होता है ये होता है हमारा सेल्स पर वीएटी, जिसको हम वीएटी ऑन सेल्स कहते हैं। देखो फॉर इंस्टेंस आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो आप जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदोगे वो सप्लायर आपको जो है वो जो रॉ मटेरियल की प्राइस होगी वो भी चार्ज करेगा, उस प्राइस पर लगने वाला वीएटी भी चार्ज करेगा। तो क्योंकि आप एक चीज खरीद रहे हो और उस खरीदी हुई चीज पर आपको वीएटी देना पड़ रहा है, दैट इन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो आपके लिए परचेज वीएटी क्लासिफाई किया जाएगा, जिसको आप फर्दर इनपुट वीएटी कहते हो। ठीक है, और जब आप वही चीजें आगे कस्टमर को बेचोगे तो क्योंकि वो चीजें आपसे जा रही हैं, आपकी सेल हो रही है, तो उस सेल पर जो वीएटी चार्ज होगा वो आपका सेल्स वीएटी या आउटपुट वीएटी चार्ज किया जाएगा। तो याद रखिएगा यूके में वीएटी दो तरह का होता है, इनपुट वीएटी एंड आउटपुट वीएटी। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, जो कि ज्यादातर क्वार्टरली इसको डिस्कस किया जाता है, आप इनपुट और आउटपुट वीएटी का डिफरेंस निकालते हो जिसको हम नेट वीएटी कहते हैं।
आपने एक 3 महीनों बाद अपना एक वीएटी रिटर्न फाइल करना होता है, और उस पर, इस पे भी हम बात करेंगे अभी। और उसमें आपने अपना इनपुट वीएटी भी बताना होता है, आउटपुट वीएटी भी बताना होता है, और फिर अपना नेट वीएटी कैलकुलेट करना होता है। अगर अच्छा, नेट वीएटी कैसे कैलकुलेट होता है? ये होता है आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। इसको याद रखिएगा, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। ठीक है, अगर तो आउटपुट वैट, सॉरी, अगर तो नेट वीएटी पॉजिटिव है तो आपने वीएटी पे करना होता है किसको? एचएमआरसी को। ठीक है, और अगर तो वीएटी, नेट वीएटी नेगेटिव होता है तो आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम एचएमआरसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। 1 मिनट जरा दे दो। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका वीएटी, ये मैंने छोटा सा कैलकुलेशन बताया, इसको हम आगे इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो वीएटी दो तरह की वीएटी है, इनपुट वीएटी एंड आउटपुट वीएटी। ठीक है, इनपुट वीएटी जो आपकी एज अ बिजनेस परचेजेस पर लगती है, एंड आउटपुट वीएटी जो आपकी सेल्स पर लगती है। आपने 3 महीनों बाद, ज्यादातर क्वार्टरली जो है वीएटी की कैलकुलेशन होती हैं। हाफ अ ईयर भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, और एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वार्टरली डिस्कस किया जाता है इसको। आपने 3 महीनों बाद एक वीएटी रिटर्न फाइल करना होता है, एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस बताते हो कि अच्छा, मेरा इनपुट वीएटी ये था, आउटपुट वीएटी ये था, और उससे निकलने वाला नेट वीएटी ये था। नेट वीएटी कैसे कैलकुलेट होता है? आउटपुट वीएटी से इनपुट वीएटी को माइनस कर दिया जाता है। अगर आपका नेट वीएटी पॉजिटिव आ जाए तो आपने एचएमआरसी को वीएटी पे करना होता है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो आप एचएमआरसी से क्लेम करते हो। ठीक है, तो अब देखें, जीरो रेटेड सप्लाईज का क्या मतलब होता है? जीरो रेटेड सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिन पर आपका परचेज वीएटी लगता है। ठीक है, परचेज वीएटी आपका एप्लीकेबल होता है, एंड जो आपका सेल्स वीएटी है वो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अगर इस जीरो रेटेड सप्लाईज किसी सप्लायर से खरीद रहे हो तो आप परचेज वीएटी पे करोगे, लेकिन आप अपने कस्टमर को जब वो चीज सेल करोगे तो उस पर सेल्स वीएटी नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस देखो, एक चीज, एक आइटम 1 है और उसकी प्राइस है £20। ठीक है, उस पर 20% वीएटी लगा तो दैट इज गोइंग टू बी £4। ठीक हो गया, तो टोटल प्राइस कितनी आ गई? 24। जब आप सप्लायर से ये खरीदोगे तो आपको कितने की वो चीज पड़ेगी? £24 की पड़ेगी। लेकिन जब आप यही चीज अपने कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर को आप £20 की बेचोगे। मैं अभी सिर्फ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो वो £20 की जब आप बेचोगे, इसका मतलब है आप इस पे सेल्स वीएटी चार्ज नहीं करोगे। तो जीरो रेटेड सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिन पर वीएटी परसेंटेज क्या होती है? 0% होती है। सेल्स के परस्पेक्टिव से यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाईज वो सप्लाईज होंगी वो जिन पर आपका परचेज वीएटी तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन आपका सेल्स वीएटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपने जो वो परचेज वीएटी दिया होगा, आपका वीएटी जो है, यहां पर देखो, आपका वीएटी यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव आएगा तो जो परचेज वीएटी आपने पे किया होगा वो आप एचएमआरसी से कल को जाके क्लेम कर सकते हो, तो आपको नुकसान इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, तो जीरो रेटेड सप्लाईज याद रखिएगा जिसमें वीएटी परसेंटेज 0% होती है। ये कौन सा फूड होता है? ये आपका नेसेसरी फूड होते हैं, नॉट लग्जरी फूड, राइट? आपके जो नेसेसरी फूड वगैरह होते हैं उन सब पे आपका जीरो रेटेड लगता है। ट्रांसपोर्ट वगैरह पे लगता है, मेडिसिन पे लगता है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे जो बच्चों के लिए होते हैं उन पर जीरो रेटेड सप्लाईज आपका लगता है। बड़ों की बात नहीं हो रही यहां पर। ठीक है, रिड्यूस रेटेड सप्लाई में आपका वीएटी परसेंटेज क्या हो जाता है? 5%। और ये सिर्फ खास चीजों पे लगता है जो आपके एनर्जी रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं एंड फ्यूल रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं पर आपका रिड्यूस रेटेड होता है। इसको हम इतना डिस्कस नहीं करते होते टैक्स में, आपके कोर्स में। जो स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज होते हैं वो आपके नॉर्मल सप्लाईज होते हैं, 20% वीएटी उन पर लगता है। और ये वो तमाम चीजें होती हैं जो ना ही एग्जेम्प्ट होती हैं, ना ही जीरो रेटेड और ना ही रिड्यूस
रिड्यूस रेटेड, यानी आपके न्यूज़पेपर हो गए, सॉरी नॉट न्यूज़पेपर, आपकी जो लग्जरी खाने की चीजें हो गई, आपकी गाड़ियां वगैरह हो गई, इन तमाम चीजों पे जो है वो वीएटी वगैरह 20% चार्ज होगा। तो अगर आपने इसकी लिस्ट देखनी है, आई गेस आपकी बुक्स में भी शायद दी हुई होगी, और आप एचएमआरसी की वेबसाइट पे जाकर इसकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बात बताई कि वीएटी दो तरह की सप्लाईज पर लगता है। वीएटी के पर्सपेक्टिव जो है में दो तरह की सप्लाईज होती हैं, एक होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक होती है टैक्सेबल सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज पर कभी भी वीएटी चार्ज नहीं किया जाता, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द वीएटी। टैक्सेबल सप्लाईज में तीन तरह की सप्लाईज हैं, जीरो रेटेड सप्लाई जिस पर परचेज वीएटी लगेगा, सेल्स वीएटी नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इसको याद रखिएगा। जीरो रेट रिड्यूस रेटेड सप्लाईज में वीएटी की परसेंटेज 5% हो जाती है, परचेज सेल्स दोनों वीएटी लगता है इसमें। और स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज में भी आपका परचेज और सेल्स वीएटी दोनों लगता है, लेकिन इसमें जो वीएटी की आपकी स्टैंडर्ड परसेंटेज है दैट इज 20%, जो नॉर्मल परसेंटेज है वो आपकी चार्ज होती है। तो आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जी, आप कौन, मुझे बस एक मिनट दे दें प्लीज। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखें, जब एक कंपनी में बिजनेस, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड की बात जो है ना वो कर लेते हैं, आपको काम आएगी, ऑल्दो आपके कोर्स में तो ये नहीं है। लेकिन देखें, जब एक बिजनेस यूके में डेवलप होता है, या जब एक बंदा सोचता है कि मैं एक बिजनेस या एक कंपनी बनाऊंगा, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो जाएगा कंपनी हाउस। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? वो कंपनी हाउस जाएगा। कंपनी हाउस यूके की वो अथॉरिटी है जो बिजनेसेस को रजिस्टर करती है। यानी अगर आपने यूके में एक बिजनेस चलाना है या बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले वो बिजनेस जो है वो यूके में कंपनी हाउस से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान में एससीसीपी है, इसी तरीके से यूके में कंपनी हाउस होता है। और जो बिजनेस यूके से में के कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर नहीं है, वो आपका इलीगल बिजनेस कंसिडर होता है। कंपनी हाउस की भी वेबसाइट है, आप वहां की वेबसाइट पे जाके कोई भी बिजनेस सर्च करें, अगर वो वहां पर रजिस्टर्ड हुआ तो उसकी तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। किस तरह की डिटेल्स आएंगी? कंपनी का नाम, कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, डायरेक्टर्स कौन है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कंपनी की रिटर्न फाइल्स जो है वो भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके अलावा कंपनी क्या काम करती है, हर चीज कंपनी की जो है उस कंपनी हाउस के पास मौजूद होती है, और ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो देखो, जब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, सॉरी, कह रहा हूँ सही है। ठीक, जब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो बिजनेस जो है सबसे पहले कंपनी हाउस के पास रजिस्टर होगा। कंपनी हाउस जब उसको लाइसेंस दे देता है तो इसका मतलब है वो बिजनेस ट्रेडिंग कर सकता है यूके में। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर होने की वजह से एक बिजनेस वीएटी भी चार्ज कर सकता है। देखो, एक बिजनेस जो था वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, वो कंपनी हाउस के साथ जो है वो रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद अगर वो कुछ ऐसी चीजें बेचता है जिस पर वीएटी लगता है, तो वीएटी को चार्ज करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? उसको एचएमआरसी के साथ वीएटी रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक बिजनेस कंपनी हाउस के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट कोई ऐसी चीज बेचकर उस पर वीएटी चार्ज नहीं कर सकता। बेच तो सकता है लेकिन उस पर वीएटी चार्ज नहीं कर सकता अगर तो वो वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है। यानी रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपने अपने कस्टमर से वीएटी चार्ज करना है, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली परचेज वीएटी तो पे कर ही रहे होगे, इन ऑर्डर टू गेट द सेल्स वीएटी एज वेल, उसको चार्ज करने के लिए आपको वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस जरूर होना पड़ता है। तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक एक बिजनेस वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होगा विद एचएमआरसी, आपका वो बिजनेस सेल्स वीएटी चार्ज नहीं कर सकता, ना ही परचेज वीएटी क्लेम कर सकता है। वो सिर्फ परचेज वीएटी पे करता जाएगा, अपना खर्चा बढ़ाता रहेगा। कल को वो एचएमआरसी के पास जाके ये नहीं कह सकता कि मैंने परचेज वीएटी पे किया था, आप मुझे परचेज वीएटी वापस करो। एचएमआरसी बोलेगा आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो।
राइट। तो याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक एक बिजनेस वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता यूके में, वो अपने कस्टमर से सेल्स वीएटी चार्ज नहीं कर सकता और परचेज वीएटी क्लेम नहीं कर सकता। इस बात को अपने पास कहीं नोट कर दें। ठीक है। अब यही बात यहां पर आ जाती है कि अच्छा, बिजनेस कैसे वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस बनेगा। तो ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको पढ़ते हैं कि अ टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड फॉर वीएटी और हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर वीएटी। ठीक है। अ पर्सन इन दिस कंटेंट कैन बी अ सोल ट्रेडर भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकती है, क्लब, एसोसिएशन, चैरिटी, कुछ भी जो बाय लॉ, सॉरी, जो वीएटी के लिए रजिस्टर हो सकता है या हुआ है, वो एज अ टैक्सेबल पर्सन, वीएटी टैक्सेबल पर्सन कंसिडर किया जाएगा। अब अगर हम बात करें वीएटी रजिस्ट्रेशन की, तो वीएटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होती है। एक होती है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और एक होती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से हो सकती है। उसको समझने से पहले आपको दो टेस्ट समझने, सॉरी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीके से होती है। एक होता है हिस्टोरिकल टेस्ट, एक होता है फ्यूचर टेस्ट। हिस्टोरिकल टेस्ट का क्या मतलब है? हिस्टोरिकल टेस्ट का यह मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर एक कंपनी की पिछले 12 महीनों की सेल्स, सॉरी, पिछले 12 महीनों की जो सेल्स हैं, वो आपकी अगर 90,000 पाउंड से एक्सीड कर जाती हैं, तो उस बिजनेस के लिए वीएटी रजिस्टर होना बहुत जरूरी होगा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको यूं समझाता हूं, देखें, मैं इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ हूं 31 दिसंबर 2005 पे। ठीक है। और 31 दिसंबर 2005 पे जो मेरी टैक्स और जो मेरी सेल्स हुई हैं एंड वो हुई हैं 20,000 पाउंड्स की। ठीक है। 31 दिसंबर से 12 महीने में पीछे चला जाऊं तो मैं पहुंच जाऊंगा 1 जनवरी 2005 पे। तो HMRC ये कहता है कि अगर इस डेट पर आप खड़े हुए हो, इस डेट से 12 महीने पीछे अगर तमाम महीनों की सेल्स मिला लो और वो 90,000 पाउंड या उससे ज्यादा बन जाती है, तो आपको अगले 30 दिन में वीएटी के लिए रजिस्टर होना लाजमी है। यानी आपको वीएटी रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट करनी होगी? मैक्सिमम बाय 31 जनवरी 2006। ये आखिरी दिन होगा आपको वीएटी के लिए रजिस्टर होने के लिए। इस दिन वीएटी रजिस्टर हो जाते हो, वेल एंड गुड। इसके बाद होते हो तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, हिस्टोरिक टेस्ट क्या होता है? बड़ा ही आसान सा टेस्ट है। वो ये कहता है कि आप जिस तारीख पे खड़े हुए हो, उस तारीख से पीछे 12 महीने चले जाओ। अगर इन 12 महीनों में कंबाइंड सेल्स आपकी 90,000 की हो जाती हैं या इससे ज्यादा हो जाती हैं, अगर कम है फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर छोड़ दो। लेकिन अगर 90,000 हो जाती हैं, 12 महीने मैक्सिमम है, इससे कम होती हैं तो तब भी ये पॉसिबल होगा। ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर पे 31 दिसंबर मैंने एज्यूम किया हुआ है, 90,000 या उससे ज्यादा की सेल्स हो गई, तो आपके पास 30 दिन होंगे। 30 दिन कब पूरे होते हैं? एक महीने बाद। आप इन 30 दिनों के अंदर अंदर HMRC के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, वहां पर वीएटी रजिस्ट्रेशन ओपन करो, वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ और वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस बन जाओ। ठीक है। तो ये देखें, HMRC must be notified within 30 days of the end of the month in which the threshold is exceeded। आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा, उस दिन आपने रजिस्ट्रेशन होनी है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। और आप वीएटी कब से पे करना स्टार्ट, सॉरी, कब से चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे? 1 फरवरी 2006 से आप अपना वीएटी चार्ज करना स्टार्ट कर दो। आई होप सो ये डेट्स आपने याद रखनी है। वीईटी जो है वो 90% थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर्स हैं इसके आपके कोर्स में। इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिसेंटली देखा गया है कि ये काफी आपके एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। जब मैं एग्जाम देता था उस वक्त इसकी इतनी वेटेज नहीं थी, हार्डली 2-4 नंबर का आता होता था, लेकिन अब ये सुना गया है पास्ट 1 ईयर में कि ये ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है और कभी कभी इस पूरे पर एक एमटीक्यू भी आ
जाता होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसकी डेट्स आपने जरूर याद रखनी है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हिस्टोरिक टेस्ट क्या होता है। हिस्टोरिक टेस्ट का मतलब ये है कि आप जिस डेट पर खड़े हुए हो उस डेट से 12 महीने पीछे या उस दौरान अगर आपका जो सेल्स हैं, आपकी टोटल सेल्स की बात हो रही है, नेट सेल्स की बात नहीं हो रही, आपकी टोटल सेल्स जो हैं वो यानी हर तरह से जो भी आपने सेल की है उन सबको मिलाओ, वो सब अगर 90,000 से, मेरे टाइम पे ये 85,000 था, तो अगर 90,000 पे ये ज्यादा 90,000 या उससे ज्यादा हो जाता है तो आपके पास 30 दिन होंगे। 30 दिन के अंदर अंदर एचएमआरसी को नोटिफाई करो और 30 दिन बाद जो पहला दिन होगा उससे आप अपना वीएटी चार्ज करना अपने कस्टमर को स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखें एग्जांपल भी उसने आपको दी हुई है कि 31 मई पे मैं खड़ा हुआ हूं, 31 मई से पीछे मेरे पास जो रेवेन्यू है वो 1595,500। इसका मतलब है मेरे पास जो आखिरी तारीख होगी नोटिफिकेशन करने की वो कितनी होगी, 30 जून, और मैं 1 जुलाई से अपना वीएटी चार्ज करना स्टार्ट कर दूंगा, वीएटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका हिस्टोरिक टेस्ट। अच्छा, इसके बाद हम आगे चले जाते हैं फ्यूचर टेस्ट के ऊपर। फ्यूचर टेस्ट भी अगेन बहुत आसान है। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला टाइम। देखो जी, आप खड़े हुए हो 15 जून 2024 पे, आपको पता चल गया, कुछ ऐसा हुआ, आपको पता चल गया कि भाई 15 जून से 15 जुलाई यानी आने वाले 30 दिन में मेरी सेल्स 90,000 से एक्सीड कर जाएगी। फ्यूचर टेस्ट में क्या है, फ्यूचर टेस्ट में नेक्स्ट 30 डेज का टाइम आपके पास है। आप खड़े हुए हो 15 जुलाई 2024 पे, आपको पता चल गया कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी सेल बूम पे चली जाएंगी और आप विद इन 30 डेज 90,000 जो है क्रॉस कर जाओगे या 90,000 पर पहुंच जाओगे। आपका काम है आप 15 जून को उसी वक्त जो है वो अपना एचएमआरसी को बताओ, या विद इन 30 यानी मैक्सिमम 15 जुलाई तक अपना बताओ एचएमआरसी को कि भाई मैं जो हूं इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाला हूं, तो आई वांट टू गेट वीएटी रजिस्टर्ड। आपको वीएटी रजिस्टर्ड होगा और आप कब से वीएटी चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे, आप 15 जून से वीएटी चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फ्यूचर टेस्ट में क्या होता है, आप जिस तारीख पे खड़े हुए हो, लेट्स से 1 जून है, 1 जून पे आपको पता चल गया कि भाई समर हॉलीडेज आने वाली हैं और आपका आइसक्रीम का बिजनेस है, आपकी आइसक्रीम के बिजनेस की जो सेल्स है वो 90,000 क्रॉस कर जाएंगी। आपके पास 30 जून तक का टाइम है एचएमआरसी को नोटिफाई करने का, और आप टैक्स कब से, सॉरी, वीएटी कब से चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे, आप वीएटी चार्ज करना स्टार्ट कर दोगे ऑन 1 June 2024 से। तो ये दोनों आपने इसके डिफरेंसेस जो है वो याद रखने होंगे। अगर यहां तक कोई सवाल है। जी जी। जी, मैं पूछा था ये फ्यूचर फ्यूचर ये जो है इसमें मैं आपने अगर फोरकास्ट किया कि आपकी जो सेल है वो 90,000 से क्रॉस क्रॉस कर जाएगी और आपने अपने आप को उस वक्त वेट रजिस्टर करवा दिया, ठीक है, बट समहाउ आपकी वो जो सेल्स है वो नीचे आ गई 90,000 से, फिर 90,000 से नीचे आ गई, फिर कोई मसला नहीं है, आप या तो डी रजिस्टर कर दो या आप वीएटी नहीं पे करोगे। ठीक है, तो डी रजिस्टर सही उसमें रजिस्ट्रेशन आ जाती होती है। ठीक है। सही। अच्छा, तो ये दो टेस्ट है आपके, जो हमने क्या कहा, जो हमने कहा कि ये आपके रजिस्ट्रेशन के कंपलसरी, यानी अगर हिस्टोरिक टेस्ट मीट हो रहा है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी टेस्ट कर लो, कोई इस पे जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं होती। हिस्टोरिक टेस्ट कर मीट हो रहा है वो कर लो, फ्यूचर टेस्ट मीट हो रहा है वो कर लो। अगर तो मीट हो जाता है तो देयर इज बाय लॉ आपके ऊपर लाजिम है कि आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर नहीं करते फिर आप पर पेनल्टी चार्ज होगी, क्योंकि आपने बाय लॉ एक चीज मीट कर दिया फिर भी नहीं करे रजिस्ट्रेशन, फिर एचएमआरसी कहता है कि फिर बेटा हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब आती है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशंस। देखो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आप 90,000 का थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहे, आप बस अब खुद ब खुद रजिस्टर होना चाहते हो, तो एचएमआरसी वेलकम्स यू विद ओपन आर्म, और वो कहता है अगर आप खुद रजिस्टर होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप आओ हमारे पास और आप रजिस्टर हो जाओ। इस पर रजिस्टर होना ना होना कोई भी लीगल चार्जेस आप पर नहीं होंगे, क्योंकि आप 90,000 के थ्रेशोल्ड को मीट ही नहीं कर रहे। राइट। अगर मीट करोगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस तब आएंगी, अगर मीट नहीं करते आपकी मर्जी है, आप होना चाहते हो तो हो जाओ, नहीं होना चाहते तो ना हो। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन तब होती है जब आप 90,000 का थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोग जो है, कहाँ गया वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन,
अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ, चलो। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आपकी मर्जी होती है, आप अपनी मर्जी से रजिस्टर हो जाओ, एचएमआरसी कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा। देखो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करने और इसके ना करने के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने नुकसानात हैं, ठीक है। या वीएटी रजिस्टर होने के कुछ अपने फायदे और कुछ अपने नुकसानात हैं इसमें। लेट मी सी, इसमें इसने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, पहला तो सबसे पहले देखो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको जुबानी कलामी बताता हूँ, बड़ी आसान सी बात है, तीन बातें आपने याद रखनी है। देखो, जब आप वीएटी रजिस्टर हो जाते हो, जब एक बिजनेस वीएटी रजिस्टर होता है ना, तो उस बिजनेस की कस्टमर के यहाँ रेप्यूटेशन बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर को पता चल जाता होता है, अनलाइक पाकिस्तान, कि भाई हम जो वीएटी यहाँ पे करेंगे वो हमारा गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी ये बिजनेस लीगल है, ये बिजनेस ऑथोराइज्ड है। क्योंकि वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस तभी होगा जब बिजनेस कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर होगा। एक इलीगल बिजनेस कभी भी वीएटी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, राइट। तो ऑटोमेटिकली जी आपकी जो जी। मार्केट रेप्यूटेशन है, जो कस्टमर रेप्यूटेशन होती है ना, कस्टमर की आंखों में जो आपकी रेप्यूटेशन होती है, जो कस्टमर लॉयल्टी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब देखो, इवन आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओ, वो जब आपसे वीएटी चार्ज करते हैं तो एक इनहांसमेंट हो जाती है कि अच्छा, अगर ये वीएटी चार्ज करे इसका मतलब है ये रजिस्टर्ड बिजनेस है, यानी इस पर जो हम टैक्स दे रहे हैं वो हमारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के नजर में आपकी रेप्यूटेशन एनहांस हो जाती है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस। सेकंड क्या है, कि सेकंड ये है कि देखो, अगर आप वीएटी रजिस्टर हो रहे हो तो फिर अगेन वही आ जाता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो आपको एनहांसमेंट आ जाती है, कस्टमर आपको जो है वो प्रेफर करता है, ये इसका खास एक एडवांटेज है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जब आप वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो जाते हो तो आप परचेज वीएटी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यानी आपने जिन रॉ मटेरियल्स को खरीदने पर अपने सप्लायर को वीएटी पे किया, वो वीएटी आप एचएमआरसी के पास जाके क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एचएमआरसी उन्हीं को वीएटी रिटर्न करता है जिनसे वो सेल्स वीएटी रिकवर करता है। तो सेल्स वीएटी पे होता है एचएमआरसी को, परचेज वीएटी एचएमआरसी से रिकवर होता है, राइट। तो परचेज, जब आप एक वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो, आपने कुछ परचेज वीएटी पे किया, बेशक आप जीरो रेटेड सप्लाई से डील कर रहे हो। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई से डील कर रहे हो तो आप सेल्स वीएटी तो चार्ज नहीं करोगे, आप परचेज वीएटी चार्ज करोगे। और अगर आप वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो परचेज वीएटी जाकर के आप एचएमआरसी से क्लेम कर दो, वो आपको पैसे वापस कर देगा, ठीक है। तो ये वीएटी रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि देखो बेटा, अगर आपके जो एक दफा वीएटी रजिस्टर हो गए, फिर हर 3 महीने बाद क्वार्टरली वीएटी रजिस्टर होता है, मैंने आपको बताया था, मंथली भी होता है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो फिर मंथली किया जाएगा। मीडियम साइज बिजनेसेस है तो क्वार्टरली किया जाता है। बहुत ही छोटी बिजनेस है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, तो पूरे साल बाद आप एक वीएटी रजिस्टर फाइल, रिटर्न सॉरी, फाइल कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन होता है वो क्वार्टरली ऑप्शन होते हैं, यानी साल में 4 दफा, ठीक है। तो अगर आपने वीएटी एक दफा रजिस्टर हो गए हैं, ये बातें आप प्लीज अपने पास कहीं नोट करते जाएं पॉइंट्स में। वीएटी रजिस्टर अगर आप हो गए हैं तो आपकी जो एडमिन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, आपको एक वीएटी रिटर्न फाइलर हायर करना पड़ता है जिसको वीएटी की नॉलेज हो, अगर तो आपको नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली, तो वो फाइल करेगा, वो उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, एडमिन कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, और फिर हर 3 महीने बाद इसकी कैलकुलेशंस आपको देखना पड़ेंगी, राइट। फिर दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आप वीएटी फाइल नहीं करते हो इन केस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो आपको अच्छी खासी पेनल्टीज चार्ज की जाती है ऑन डे वाइज। एक दिन लेट हो गए तो आपको जो है फाइल, अब आपको फिर नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज आप वीएटी रजिस्ट्रेशन से पहले 15 पाउंड की बेच रहे थे, अब वीएटी को ऐड करके वो 20 पाउंड की बेचनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो हो सकता है कि कस्टमर महंगी चीज प्रेफर ना करे, राइट। देखो, जो चीज आपको पहले यहां पर उन्होंने मेरे ख्याल से ऑप्शन दिया हुआ है कि जो चीज आपको जो है वो हाँ, ये जो चीज आपको जो है वो देखो, पहले आप 10,000 की सेल कर रहे थे, अब आप 2,000 वीएटी चार्ज करोगे तो अब आप वो 12,000 की सेल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी महंगी हो जाएंगी। जब चीजें महंगी हो जाएगी तो लॉस ऑफ सेल भी हो सकता है ड्यू टू कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो अगेन उसका फायदा क्या है कि भाई ऑटोमेटिकली आप कस्टमर लॉयल्टी जो है वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन थे। तो ये जरा डिसएडवांटेजेस का पेज जो है जल्दी से आप लोग रीड कर लें, फिर हम 5 मिनट में आपको देता हूँ, आप जल्दी से इसको रीड करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं।
चलिए जी, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या कवर अप किया? हमने वीईटी कवर अप किया, हमने कहा इनपुट आउटपुट वीईटी क्या होता है। हमने टैक्सेबल सप्लाईज की बात की, और हमने रजिस्ट्रेशन की और वॉलंटरी कंपल्सरी एंड वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात जो है वो कर ली है। अब हम बात करते हैं अच्छा, प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वीएटी। चलें इसको भी देख लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वीईटी का क्या मतलब है? देखो, फॉर इंस्टेंस मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं बड़े अरसे से जो मेरा बिजनेस है मैं उसको चलाते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं जो हूँ वो अराउंड 1 जनवरी 2024 पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, सॉरी 25 पे जो है वो खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, अब मैं इस डेट पर वीएटी रजिस्टर हो जाता हूँ। ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि अच्छा, 1 जनवरी से ऑनवर्ड्स तो मैं वीएटी मेरा सॉर्टेड है, लेकिन व्हाट विल हैपन कि इससे पहले जो इतने साल मैंने ट्रेडिंग की है या इतने साल मैंने जो बिजनेस चलाया है, उन उस केस में मेरा जो वीएटी है वो क्या होगा? तो इसमें देखें, कहता है प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वीएटी रिलेटेड टू गुड्स। द गुड्स मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। द गुड्स शुड हैव बीन परचेज्ड विद इन 4 years prior to the registration date. Goods are still available in stock. देखो, आ, ये कहते हैं कि अगर आपने 4 सालों में, यानी 2025 से पीछे बन जाता है 2024, 2023, 2022 एंड 2021, इन 4 सालों में आपने कोई भी चीज खरीदी है जो अभी तक आपके पास मौजूद है, इन्वेंट्री में है, उस पर आप अपना इनपुट वीएटी रिकवर कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस दिन आप रजिस्टर हो जाते हो उस दिन से पीछे 4 साल चले जाओ। इन 4 सालों में कोई भी ऐसी चीज जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी है 4 साल में और अभी तक आपके पास स्टॉक में है, उस पर आप अपना वीएटी रिकवर कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ सर्विस, लास्ट 6 मंथ्स की सर्विस पर आप अपना वीएटी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आई होप तो यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं। प्री रजिस्ट्रेशन इनपुट वीएटी कहता है कि जिस दिन आप वीएटी रजिस्टर होते हो उससे पीछे 4 साल में खरीदे हुए गुड्स जो अभी तक आपके पास मौजूद हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उन पर वीएटी रिकवर कर लो, इनपुट वीएटी। और अगर पिछले 6 महीनों की से आपके पास सर्विस है जो आपने दी है बिजनेस पर्पस के लिए, वो आप उस पर अपना दिया हुआ इनपुट वीएटी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डी रजिस्ट्रेशन के बारे में। डी रजिस्ट्रेशन, जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, एक तो होती है कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन, एक होती है वॉलेंट्री डी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन, व्हेन अ बिजनेस स्टॉप मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, जब बिजनेस ऐसी चीज ही नहीं बेच रहा जिस पर वीएटी लगना हो, तो फिर ऑब्वियसली वीएटी रिकवर कहां से होगा? तो फिर आप कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है आपके लिए। व्हेन बिजनेस चेंजेस इट्स लोकेशन, अगर बिजनेस अपनी लोकेशन चेंज कर दे, ऐसी लोकेशन में चला जाए जहां पर वीटी, लेट्स से एक बिजनेस यूके में था और फिर बिजनेस अब्रॉड शिफ्ट हो गया, जर्मनी शिफ्ट हो गया, यूरोप के किसी एरिया में शिफ्ट हो गया, तो जहां पर आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे तो वहां पर फिर आपको कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगी। लीगल स्टेटस चेंज हो गया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लीगल बिजनेस ही वीएटी रजिस्टर्ड होता है, तो अगर बिजनेस इलीगल है तो वो वीएटी रजिस्टर्ड नहीं होगा। या पहले चलो बिजनेस लीगल था, उसने कुछ कंप्लाइंस नहीं की कंपनी हाउस के साथ, वो इलीगल कंसिडर हो गया, तो फिर वो कंपल्सरी डी रजिस्टर्ड भी होगा। व्हेन बिजनेस कॉज रजिस्टर ऑन फेक रिकॉर्ड्स बेसिस, पहले वो फेक बेसिस पे रिकॉर्ड फेक बेसिस पे वो रजिस्टर हो गया, बाद में पता चला कि वो तो फेक बेसिस पे रजिस्टर हुआ था, तो फिर उस केस में भी कंपल्सरी डी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। ठीक है। वॉलेंट्री डी रजिस्ट्रेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं है। कहते हैं देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एस्टिमेट दैट इट्स टैक्सेबल सप्लाईज इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स विल नॉट एक्सीड द डी रजिस्ट्रेशन लिमिट ऑफ 88,000। अगर तो आपको ये पता चल जाए कि आने वाले 12 महीनों में आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा, आपका बिजनेस जो है वो 88,000 पाउंड या इससे कम की सेल्स करेगा, तो फिर आप डी रजिस्टर हो सकते हो, वॉलेंट्री डी रजिस्टर हो सकते हो। नहीं होगे कोई मसला नहीं है, लेकिन हो जाओगे तो ये आप पे डिपेंड करेगा।
द फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज नॉट ड्यू टू टेम्परेरी रिडक्शन, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका सेल्स का रिडक्शन है ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होना चाहिए, ये बिजनेस की वजह से होना चाहिए, ये टेम्परेरी रिडक्शन की वजह से, यानी अगर आप अपना डी रजिस्टर हो जाते हो, डी रजिस्टर होने के बाद जो आपका सेल्स रिडक्शन आ रही है या आपकी टैक्स रिडक्शन आ रही है उस वजह से नहीं होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो उस केस में आप वॉलेंट्री डी रजिस्टर हो सकते हो। अच्छा, इफेक्ट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो देखो, ऑन द फाइनल वीएटी रिटर्न द बिजनेस मस्ट रीपे द इनपुट वीएटी रिक्लेम्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन जब जिस दिन आप भी डी रजिस्ट्रेशन करोगे उस दिन तक जो आपने इनपुट वीएटी सॉरी उस दिन तक जो इनपुट वीएटी होगा वो आप क्लेम कर लो, और जो सेल्स वीएटी होगा वो तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाय कंसेशन इफ द टोटल ऑफ द इनपुट वीएटी ओड इज लेस देन 1000 इट कैन बी इग्नोर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर डी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट पर आपकी जो आप यूं कह लो कि आपका जो इनपुट वीएटी है वो 1000 से कम है तो वो इग्नोर कर दिया जाता है, वो फिर आपको जो है क्लेम करने की जरूरत जो है वो नहीं होती। इट कैन बी इग्नोर्ड, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस, deregistration consequences will not apply if the business is transferred on going concern basis। अच्छा जी, याद रखिएगा कि डीरजिस्ट्रेशन बिजनेसेस जो हैं वो तभी अप्लाई किया जाता है जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है। आपको पता होना चाहिए गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न होता है, ये एक एस्टिमेट होता है जिसकी बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और उसमें ये बताते हो, ये एस्टिमेट करते हो कि आपका बिजनेस आने वाले एटलीस्ट 12 महीनों के लिए जरूर जो है वो ट्रेडिंग करेगा। और अगर गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं है तो ब्रेक इवन बेसिस पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये एफआर में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो डी रजिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंसेज होते, सॉरी, डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न होना चाहिए। अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, उसके डिफरेंट रूल्स हैं, वो आई गेस हम शायद आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इररिकवरेबल इनपुट वीएटी। तो इनपुट वीएटी पेड ऑन एंटरिंग ऑफ यू एंड सॉरी एंटरटेनिंग ऑफ यूके कस्टमर सप्लायर्स एंड फॉरेन सप्लायर्स। ऐसा इनपुट वीएटी, ऐसा वीएटी जो ऐसी चीज की खरीदारी जिस पर आप वीएटी पे कर रहे हो, और वो किस लिए के लिए, वो यूके कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए, सप्लायर्स को एंटरटेन करने के लिए, या फॉरेन सप्लायर्स को एंटरटेन करने के लिए, वो आपका रिकवर नहीं होता। ये तीन आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनपुट वीएटी पेड ऑन द सप्लाई ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, जो चीज आप पर्सनल यूज कर रहे हो, शैम्पू पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, शर्ट पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, तो वो आप वीएटी रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज आपने खुद इस्तेमाल करनी है। इनपुट वीएटी पेड ऑन द परचेजेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कार इज नॉट रिकवरेबल। जो वीएटी आप अपनी गाड़ी पर पे कर रहे हो, गाड़ी खरीदने पर जो पे कर रहे हो वो रिकवर नहीं होता, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट पर जो पे कर रहे हो वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तीन चीजों पर इनपुट आपका रिकवर नहीं होता। इनपुट वीएटी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता होता है। यूके कस्टमर एंड सप्लायर्स और फॉरेन सप्लायर्स की एंटरटेनमेंट के लिए, देखो यहां पर फॉरेन कस्टमर्स नहीं लिखा हुआ, अगर फॉरेन कस्टमर्स पर रिकवर हो जाता है, फॉरेन सप्लायर्स पर रिकवर नहीं होता। पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो भी चीज खरीद रहे हो उस पर इनपुट वीएटी रिकवर नहीं होगा। इनपुट वीएटी का क्या मतलब है? परचेज वीएटी, ठीक है, जो आप खरीदारी पर लगाते हो। गाड़ी की खरीदारी पर वीएटी रिकवर नहीं होगा, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट पर वीएटी जरूर रिकवर हो जाता है, यानी उसके फ्यूल वगैरह पर, उसकी सर्विस वगैरह पर, ऑयल चेंजिंग पर, इन चीजों पर आपका सर्विस पर, तमाम पर वीएटी रिकवर हो सकता है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे जाते हैं टेक्स्ट पॉइंट पर, और फिर हम आगे बात करते हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। जी अब्दुल्ला, कोई सवाल है? नहीं 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 सर। अच्छा नहीं चलें, सर, बस कोई बस सवाल मुझे नहीं है। 1 मिनट दे दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी जी।
अच्छा जी, चलें। अब हम आगे बात करते हैं टैक्स पॉइंट। ये टैक्स पॉइंट आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट से भी रिलेट करेगा, जो वो वाला सेक्शन अभी हमने कवर नहीं किया। यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर भी ये चीज आ जाएगी, तो इसको समझ ले। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। टैक्स पॉइंट क्या होता है? टैक्स पॉइंट इज द डेट ऑन विच वैट लाइबिलिटी इज कैलकुलेटेड। कौन सा पॉइंट है? टैक्स पॉइंट, टीपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपी कहते हैं, ठीक है। टीपी या टैक्स पॉइंट आपका वो टाइम होता है या वो डेट होती है जिस पर आप वीएटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो। अब वीएटी लाइबिलिटी का क्या मतलब है? वीएटी लाइबिलिटी का मतलब है आपका नेट वीएटी जो है वो पॉजिटिव आया है और आपने एचएमआरसी को वीएटी पे करना है, उसको कहते हैं वीएटी लाइबिलिटी, ठीक। और अगर क्लेम करना है तो उसको वीएटी क्लेम कहते हैं, वीएटी रिफंड नहीं कहते, उसको वीएटी क्लेम कहते होता है। अच्छा, टैक्स पॉइंट इज द डेट ऑन विच वीएटी लाइबिलिटी इज कैलकुलेटेड। आई गेस ये आपको, आपने शायद फाइनेंशियल रिपोर्ट अकाउंटिंग जो F3 है उसमें भी ये चीजें पढ़ी होंगी। टैक्स पॉइंट और एक्चुअल टैक्स पॉइंट, शायद, आई एम नॉट श्योर। बेसिक टैक्स पॉइंट क्या होता है? नहीं, डेट, सॉरी। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नहीं पढ़ी थी टैक्स पॉइंट वगैरह। अच्छा अच्छा। बेसिक टैक्स पॉइंट, डेट एट विच गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर परफॉर्म। और बेसिक टैक्स पॉइंट क्या होता है, जिसको BTP कहते हैं, ये वो दिन या वो तारीख होती है जिस पर आपके गुड्स या डिलीवर हो जाते हैं या सर्विस परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। टैक्स पॉइंट वो दिन जिस दिन आप अपनी वीएटी लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। अब ऑब्वियसली ये सेल से रिलेट करेगा, तो इस वजह से भी वीएटी लाइबिलिटी का उन्होंने नाम दिया हुआ है। और बेसिक टैक्स पॉइंट वो तारीख होती है जिस दिन आपने अपना वो गुड डिलीवर कर दिया या अपनी सर्विस परफॉर्म कर दी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, हम्म, अच्छा, कोई भी नहीं दी हुई। अब देखो, इसको समझने के लिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो तारीख है वो है 1 जनवरी 2025, ठीक है। ये मेरा टैक्स पॉइंट है, यानी मैं इस तारीख पे खड़ा हुआ हूं। इस तारीख पे मैं अपने गुड्स पर वीटी कैलकुलेट कर रहा हूं। 15 जनवरी 2025 मेरा बेसिक टैक्स पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस दिन मैंने वो, इस तारीख वाले गुड्स मैंने इस दिन सेल कर दिए। तो मेरा बेसिक टैक्स पॉइंट जो है वो 15 जनवरी बन जाए। तो टैक्स पॉइंट वो दिन, वो तारीख जब आप लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। और बेसिक टैक्स पॉइंट जब आपकी वो गुड्स या सर्विसेज डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका टैक्स पॉइंट बेसिक टैक्स पॉइंट के बाद भी आ जाता है, जरूरी नहीं है कि ये पहले ही आएगा। आप चीजें पहले पहले सेल कर दो, बाद में आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है आपने चीजें 15 जनवरी को सेल की हो, तमाम चीजें जितनी भी पूरे महीने की सेल्स हैं वो आप 30 जनवरी 2025 को कैलकुलेट करो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, तो वो आपका टैक्स पॉइंट फिर 30 जनवरी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, टैक्स पॉइंट क्या है? टैक्स पॉइंट आपका वो तारीख है जब आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो, और बेसिक टैक्स पॉइंट जब आपकी वो गुड्स या सर्विसेज डिलीवर या फुलफिल हो जाती हैं। अच्छा, देखिए जी, इफ इनवॉइस इशूड इन एडवांस और कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसमें दो बातें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इफ इनवॉइस इज इशूड इन एडवांस और कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस, और दूसरा है इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 14 days ऑफ बेसिक टैक्स पॉइंट। अब देखिएगा, टैक्स पॉइंट फॉर कंटिन्यूस सप्लाईज। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स जो कंटिन्यूसली अकर हो रहा है, टैक्स पॉइंट इज अर्लियर ऑफ 2 days। आपका टैक्स पॉइंट जो है वो इन दोनों में से कोई एक दिन होगा। डेट ऑफ इनवॉइस इशूड एंड डेट ऑफ पेमेंट रिसीव, इन दोनों में से जोन सी भी दिन पहले आ रहा है वो आपका टैक्स पॉइंट कंसिडर होगा। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं, मेरा बेसिक टैक्स पॉइंट जो है वो आ रहा है 15 जनवरी 2025, ठीक है। और डेट ऑफ इनवॉइस, सॉरी, डेट ऑफ इनवॉइस लेट्स से, बल्कि डेट ऑफ पेमेंट मैं ये कहता हूं कि वो आ रहा है 20 जनवरी 2005। और डेट ऑफ इनवॉइस जो है, मैं कह रहा हूं कि मेरा आ रहा है 17 जनवरी 2005, ठीक है। तो बेसिक टैक्स पॉइंट तो 15 जनवरी हो गया, मैंने चीजें डिलीवर कर दी।
चीजों की इनवॉइस मुझे कब इशू हुई, 17 जनवरी को, और पेमेंट 20 जनवरी को हुई, तो मेरा टैक्स पॉइंट क्या बनेगा, मेरा टैक्स पॉइंट डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बनेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा जब आप चीजें सेल आउट कर रहे होते हो तो उस केस में जो टैक्स पॉइंट होता है वो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, दोनों में से जोन से भी आपकी अर्लियर आ रही है, पहले आ रही है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी टैक्स पॉइंट कंसिडर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है आपने ये बात याद रखनी है कि इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द 14 डेज ऑफ बेसिक टैक्स पॉइंट, तो फिर आपका ये वाला जो है ना, इस दिन फिर आपका जो इनवॉइस डेट होती है वो आपका टैक्स पॉइंट कंसिडर होता है। अगर तो आपकी इनवॉइस बेसिक टैक्स पॉइंट के अंदर अंदर जो है वो इशू हो रही है, जैसे अब देखो यहां पर भी 15 जनवरी को बेसिक टैक्स पॉइंट था, विद इन 14 डेज आपकी इनवॉइस इशू हो रही है, तो मैंने क्या कंसिडर किया, फिर मैंने बोला कि इनवॉइस ही मेरा क्या होगा, टैक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखता है, शायद अभी ज्यादा ना समझ में आए, इसके जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए बस ये याद रखो, टैक्स पॉइंट जिस दिन लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है, बेसिक टैक्स पॉइंट जिस दिन आपने गुड्स सर्विसेज डिलीवर करने हैं। ठीक हो गया। और अगर आपकी इनवॉइस बेसिक टैक्स पॉइंट के 14 डेज के अंदर आ रही है तो फिर इनवॉइस डेट आपकी टैक्स पॉइंट बन जाएगी, अदरवाइज आपकी फिर पेमेंट डेट जो है वो टैक्स पॉइंट बन जाती है। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको फिलहाल जी रहने जी। दें। फिर उसके बाद है अच्छा ये वाला बस एक छोटी सी चीज देख लेते हैं आज के लिए, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वीएटी। जैसे मैंने आपने ये कैलकुलेट भी किया होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि आपकी नेट अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है जिसमें टैक्स ऐड नहीं होता, फिर टैक्स की अमाउंट आ जाती है, तो ग्रॉस अमाउंट जिसमें टैक्स ऐड होता है। अब वीएटी हमेशा क्या होगा, वीएटी 20% होगा, ऐसा ही है। तो देखो फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है वो $100, 100 पाउंड है। ठीक है, इस पर 20% वीएटी लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पाउंड हो जाएगा। ये मेरी नेट अमाउंट है। ठीक है, और मेरी 120 पाउंड्स जो है वो क्या हो जाएगी, मेरी ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी। तो नेट अमाउंट से ग्रॉस अमाउंट में जाना है तो डायरेक्ट 20% से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अपना वीटी कैलकुलेट करो और आपकी ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। जब ग्रॉस अमाउंट से वापस नेट अमाउंट पे जाना है, ग्रॉस अमाउंट कितनी है, 120, मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, डिवाइड करो 120 के साथ, तो आपका 21, 26, तो 120 को 6 पे डिवाइड करो तो आप अपनी वीईटी अमाउंट निकाल सकते हो। तो क्या बात समझने की है कि अगर ग्रॉस अमाउंट से वापस नेट अमाउंट पे जाना है तो 120 को 6 पे, सॉरी, जो भी आपकी ग्रॉस अमाउंट है उसको 6 पे डिवाइड करो, वीईटी की अमाउंट आपकी आ जाएगी, वीईटी की अमाउंट इसमें से माइनस करो तो आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी। तो आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, तो यहां तक जो है जी हम इसको रखते हैं। बाकी कल इंशाल्लाह हम इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें जिसमें हम कल इसकी अकाउंटिंग स्कीम्स करेंगे, और स्कीम्स करने के बाद हम इस चैप्टर को कल इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। परसों इसके क्वेश्चंस जो हैं हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ाया है ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप कोशिश करें कि इसको बस रिवाइज कर लें, हो सके तो बुक से रिवाइज कर लें। बुक में आखिरी दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 23 एंड 24, आई गेस ये दो चैप्टर्स हैं आपके वीएटी के, उसमें से आप इसको रिवाइज करें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें।